नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन सेशंस की, उन बैठकों की जिन्होंने असल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं थीं, समझिए कि ये वो पल थे जहां एक आज़ाद भारत की नींव रखी जा रही थी, जहां हमारे भविष्य की कहानी लिखी जा रही थी। तो सवाल ये है कि सिर्फ 72 लोगों से शुरू हुई एक छोटी सी संस्था देश की आज़ादी का सबसे बड़ा मंच कैसे बन गई? मतलब कैसे इन सालाना मीटिंग्स ने जो छोटे मोटे विरोध थे उन्हें एक जबरदस्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल दिया। चलिए इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, फाउंडेशन ईयर्स से, यानी 1885 से 1896 के बीच का वो दौर। ये वो टाइम था जब कांग्रेस सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक आवाज बनने की कोशिश कर रही थी। तो देखिए 1885 में बॉम्बे में पहला सेशन हुआ और पता है कितने लोग थे? सिर्फ 72 डेलीगेट्स। इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। लेकिन इन शुरुआती सालों की सबसे खास बात थी इसका इंक्लूसिव नेचर, मतलब सबको साथ लेकर चलने की सोच। देखिए ना, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने और ठीक अगले ही साल 1888 में जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने। ये दिखाता है कि कांग्रेस शुरू से ही एक पैन इंडिया पहचान बनाने में लगी हुई थी। और हाँ, 1896 का कैलकाटा सेशन वो भी बहुत खास था क्योंकि वहीं पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वैसे एक मजेदार बात, इस ऑर्गेनाइजेशन को इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर मिला था। ये नाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो इसके नेशनल एम्बिशंस को साफ साफ बताता था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। उस दौर में जब पॉलिटिक्स में टेंशन बढ़ने लगी थी और कांग्रेस के गोल्स भी बदल रहे थे। ये वो टाइम था जब कांग्रेस अर्जियों और याचिकाओं से आगे बढ़कर सीधे सेल्फ रूल यानी कि स्वराज की मांग करने लगी थी। और गोल्स में ये बदलाव एकदम साफ दिखता है। 1905 के वाराणसी सेशन में स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया गया। फिर आया 1906 का कलकत्ता सेशन, जहां दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ। और फिर 1911 में कलकत्ता में ही पहली बार जन गण मन गाया गया। ये सारी घटनाएं कांग्रेस की सोच में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा थीं। लेकिन ये बदलाव इतना आसान भी नहीं था। 1907 के सूरत सेशन में एक बड़ी चीज हुई। कांग्रेस दो गुटों में बंट गई, नरम दल और गरम दल, मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। नरम दल वाले कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से बातचीत से काम करना चाहते थे, वहीं गरम दल वाले ज्यादा असर्टिव एक्शन और सेल्फ रिलायंस की बात करते थे। ये जो स्प्लिट था, ये पार्टी के अंदर चल रही आइडियोलॉजिकल लड़ाई को एकदम सामने ले आया। फिर लगभग 10 साल बाद 1916 के लखनऊ सेशन में ये दोनों गुट, नरम दल और गरम दल, फिर से एक हो गए। और ये पल बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वो मशहूर लखनऊ पैक्ट भी हुआ। इस समझौते ने फ्रीडम स्ट्रगल में एक नई जान फूंक दी थी। और अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां महात्मा गांधी की एंट्री होती है। उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम अब कुछ लोगों का नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन गया था। और अब मांग थी पूर्ण स्वतंत्रता की। सच कहूं तो ये कांग्रेस और भारत दोनों के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी दौर में कांग्रेस की लीडरशिप में महिलाओं का रोल भी देखने लायक था। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। फिर 1925 में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी और उनके बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता ने ये पद संभाला। ये बात साफ दिखाती है कि ये आंदोलन समाज के हर तबके को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा था। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। महात्मा गांधी, जिनका पूरे आंदोलन पर इतना जबरदस्त असर था, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार बने, 1924 में बेलगांव सेशन में। इससे पता चलता है कि उनका कद और उनका प्रभाव किसी पद से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक और बड़ा मोड़ आया 1920 के नागपुर सेशन में। यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ और इस एक फैसले ने सच में स्वतंत्रता संग्राम को कुछ नेताओं की मीटिंग से निकालकर देश के गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचा दिया। और फिर आया 1929 का वो ऐतिहासिक लाहौर सेशन। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास कर दिया, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब लक्ष्य सिर्फ सेल्फ गवर्नेंस नहीं था, अब बात थी पूरी तरह से आजादी की। इससे पता चलता है कि आइडियोलॉजी कितनी मजबूत हो चुकी थी। 1931 के कराची सेशन में जहां फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पास हुआ,
वहीं पर गांधी जी ने वो मशहूर बात कही थी, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये शब्द उनके दर्शन और इस आंदोलन की ताकत को बयां करते हैं। चलिए अब चलते हैं आज़ादी से ठीक पहले के आखिरी और सबसे क्रिटिकल दशक में। ये दौर बड़ी बड़ी वैचारिक बहसों का था, लीडरशिप के चैलेंजेस का था और हाँ, आज़ादी की सुबह का इंतजार कर रहे एक देश का था। इस दौर में जवाहरलाल नेहरू का विजन साफ साफ दिखने लगा था। 1936 में लखनऊ में उन्होंने डिक्लेयर किया, आई एम अ सोशलिस्ट। फिर 1937 में फैजपुर सेशन हुआ, जो कि पहली बार किसी गांव में हुआ था। ये कांग्रेस को आम जनता के और भी करीब ले आया। और 1938 में हरिपुरा में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, जो एक तरह से आज़ाद भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। 1939 का त्रिपुरी क्राइसिस, इसने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के बीच के गहरे मतभेदों को सबके सामने ला दिया। हुआ ये कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के कैंडिडेट को हराकर दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन गांधी जी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि आखिरकार बोस को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। इस एक घटना ने पार्टी के अंदर डायरेक्शन और लीडरशिप को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी। फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर। दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई थी। ऐसे मुश्किल समय में अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल था। उस कठिन वक्त में पार्टी को एक साथ जोड़े रखने में उनका रोल बहुत बहुत बड़ा था। और फिर आखिरकार वो दिन आया, 1947, जब भारत को आज़ादी मिली। उस ऐतिहासिक साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। एक लंबी और मुश्किल यात्रा का ये अंत था और एक नए चैप्टर की शुरुआत। ये सारी कहानी हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देती है। समाजवाद, फंडामेंटल राइट्स और लीडरशिप पर वो जो बहसें थीं, जिन्होंने कांग्रेस के सेशंस को एक पहचान दी, वो आज भी आइडिया ऑफ इंडिया को, हमारे देश के विचार को किस तरह से शेप कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को हमारे आज से जोड़ता है।